मान लेते हैं कि कोई एक नया रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है। ब्राउज़र में मतलब एक साथ कोई 150 से ज़्यादा पीडीएफ टैब खुले हुए हैं। डेस्कटॉप पर डाउनलोड की गई फाइलों का एक ऐसा क्या कहते हैं, पूरा का पूरा पहाड़ बन गया है, जिसे देखते ही घबराहट होने लगती है। हाँ, और समझ ही नहीं आता कि कौन सा पेपर काम का है और कौन सा नहीं। बिल्कुल। मतलब ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा पेपर आपके विषय का मुख्य आधार है, कौन सा सिर्फ एक साधारण सा फुटनोट है, और कौन सा पेपर तो पूरी तरह से अप्रासंगिक है। जब कोई भी रिसर्चर किसी नए अकादमिक क्षेत्र में कदम रखता है ना, तो वो अक्सर सूचनाओं के इस विशाल आसमान की ओर देखकर पूरी तरह से भ्रमित हो जाता है। अनगिनत तारे हैं, अनगिनत दिशाएं हैं। एकदम सही बात है। तो क्या हो अगर हमारे पास एक ऐसा टूल हो जो इन सभी बिखरे हुए पेपर्स को स्कैन करे और तुरंत एक ऐसा नक्शा बना दे जो साफ साफ बताए कि इस पूरे क्षेत्र का बॉस कौन है और कौन से पेपर आपस में जुड़कर एक तारामंडल यानी एक कॉन्स्टलेशन बना रहे हैं। हमारी आज की इस गहन चर्चा में यानी इस डीप डाइव में हम इसी जादुई टूल के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है वीओएस व्यूअर यानी वीओएस व्यूअर। बहुत ही दिलचस्प विषय है। हमारा मिशन आज यही है कि हम समझे कि कैसे ये टूल हजारों शोध पत्रों, लेखकों और कीवर्ड्स के उस डराने वाले ढेर को एक साफ और समझने योग्य विजुअल मैप में बदल देता है। आज के समय में जब हर दिन हजारों नए शोध प्रकाशित हो रहे हैं, तो सबसे बड़ी चुनौती ये जानना नहीं है कि क्या लिखा गया है। अच्छा, तो चुनौती क्या है फिर? में ये समझना है कि जो कुछ भी लिखा गया है वो कैसे सब एक दूसरे से जुड़ा है। वे जो छुपे हुए कनेक्शंस होते हैं ना, वे पैटर्न्स जो सतह पर किसी इंसान की आंख को दिखाई नहीं देते, उन्हें समझना ही इस डेटा के महासागर में तैरने का असली तरीका है। मतलब पैटर्न्स को पकड़ना। एग्जैक्टली। जो भी व्यक्ति किसी नए विषय को हफ्तों या महीनों के बजाय कुछ ही घंटों में गहराई से समझना चाहता है, उसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इस तरह के बिब्लियोमेट्रिक टूल्स कैसे काम करते हैं। तो चलिए इस ब्रह्मांडीय एनालॉजी को थोड़ा वास्तविकता में लाते हैं। इस टूल की पृष्ठभूमि को देखें तो ये नीदरलैंड्स की लीडन यूनिवर्सिटी से निकला है। वहाँ के सेंटर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टडीज के शोधकर्ता हैं नीस जॉन वैन एक और लूडो वॉल्टमैन। उन्होंने इसे विकसित किया है। हाँ, CWTS यानी CWTS के शोधकर्ता। और सबसे अच्छी बात ये है कि पूरी तरह से मुफ्त है। हाँ, कोई भी इसे wozviewer.com से अपनी मशीन पर एक साधारण जिप फाइल के रूप में डाउनलोड कर सकता है। बस सिस्टम में जावा इंस्टॉल होना चाहिए। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल घूम रहा है यहाँ पे। बताइए, क्या सवाल है? हम हमेशा से रिसर्च को एक ऐसी चीज मानते आए हैं जिसे पढ़ा जाता है ना, जिसके पन्नों को पलटा जाता है। क्या सिर्फ कीवर्ड्स और लेखकों के नामों को एक कंप्यूटर स्क्रीन पर मतलब बिंदुओं और रेखाओं के रूप में देखने से हम वास्तव में उस शोध की गहराई को समझ सकते हैं? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। मतलब ऐसा लग सकता है कि हम एक बहुत ही जटिल विषय को सिर्फ एक सुंदर सी तस्वीर में समेटकर उसे सतही बना रहे हैं। अगर हम इसके काम करने के तरीके को गहराई से समझें, तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि ये सिर्फ कोई ग्राफिक्स प्रोग्राम नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही मजबूत गणितीय इंजन काम कर रहा है। गणितीय इंजन उपयोग करता है। इसे थोड़ा सरल भाषा में समझते हैं। मान लीजिए हम को-साइटेशन या सह उद्धरण की बात कर रहे हैं। ऐसे को-साइटेशन मतलब जब दो पेपर्स एक साथ साइट होते हैं। बिल्कुल। अगर पेपर ए और पेपर बी को नए प्रकाशित होने वाले शोध पत्रों की बिब्लियोग्राफी में बार बार एक साथ मेंशन किया जा रहा है, तो सॉफ्टवेयर इस पैटर्न को तुरंत पकड़ लेता है। वो समझ जाता है कि ये दोनों पेपर बौद्धिक रूप से मतलब इंटेलेक्चुअली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओहो, समझ गया। और सॉफ्टवेयर इस गणितीय जुड़ाव को, जिसे एसोसिएशन स्ट्रेंथ कहते हैं, उसे मापता है और उसी आधार पर उन्हें नक्शे में एक दूसरे के करीब लाता है। अब देखिए, कोई भी इंसानी दिमाग एक साथ 10,000 पेपर्स के रेफरेंस सेक्शन को याद रखकर ये नहीं बता सकता कि कौन से दो पेपर हमेशा साथ आते हैं। हाँ, वो तो इंसान के लिए असंभव है। तो ये टूल उस मानवीय सीमा को पार करके हमें वो गहराई दिखाता है जहां हमें असल में अपना फोकस रखना चाहिए। या ये को-साइटेशन वाली बात बहुत ही दिलचस्प है। ये तो बिल्कुल एक सोशल नेटवर्क की तरह हो गया ना। अगर दो लोग लगातार एक ही पार्टी में बुलाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वे एक ही फ्रेंड सर्कल का हिस्सा हैं। हाँ, बहुत ही सटीक एनालॉजी है ये। और जब हम वीओएस व्यूअर को चालू करते हैं और ये इन सारे फ्रेंड सर्कल्स को स्क्रीन पर लाता है, तो ये मुझे एक बड़े शहर के नक्शे जैसा लगता है।
शहर में अलग अलग मोहल्ले होते हैं और उनके बीच की सड़कें हमें बताती हैं कि लोग कहाँ सबसे ज्यादा आते जाते हैं। बिल्कुल। तो वीओएस व्यूअर के मैप में जो गोल बिंदु या नोड्स होते हैं वे उन मोहल्लों या इमारतों की तरह हो गए और रेखाएं उन सड़कों की तरह हैं। और उन नोड्स के बीच की जो भौतिक दूरी है, जो फिजिकल डिस्टेंस है, वही इस पूरे विश्लेषण की जान है। जब कोई उस मैप को देखता है तो दो जर्नल्स या दो लेखकों के बीच की दूरी जितनी कम होगी, उनका अकादमिक रिश्ता उतना ही मजबूत माना जाएगा। अच्छा, मतलब पास पास हैं तो कनेक्शन गहरा है। हाँ, सॉफ्टवेयर एक बार में 400 सबसे मजबूत साइटेशन लिंक्स को विजुअल रूप में दिखा सकता है। ये उस अकादमिक शहर के समझ लीजिए सबसे व्यस्त राजमार्ग हैं। और अगर दूर हुए तो? अगर दो नोड्स नक्शे के दो विपरीत कोनों में हैं, तो इसका मतलब है कि वे दोनों उस विषय के अंतर्गत आते तो हैं, लेकिन उनके शोधकर्ताओं के बीच कोई खास बातचीत या वैचारिक लेनदेन नहीं हो रहा है। बहुत लॉजिकल है। और इस शहर को समझने के लिए जो रंग इस्तेमाल किए जाते हैं वे भी सिर्फ सजावट के लिए नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, रंगों का बहुत महत्व है। मैंने देखा है नीस जॉन वैन एफ्ट के एक ट्यूटोरियल डेटा सेट में, जो कि खुद इस सॉफ्टवेयर के निर्माता हैं, लाल रंग अर्थशास्त्र और सूचना विज्ञान के क्लस्टर को दर्शा रहा था। हाँ, और गुलाबी रंग वित्त या फाइनेंस के लिए था। राइट। हरा रंग प्रबंधन और कंप्यूटर साइंस के लिए था, पीला मार्केटिंग या बिब्लियोमेट्रिक्स के लिए, और नीला रंग ऑपरेशंस रिसर्च के लिए। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम किसी शहर के जोनिंग मैप को देख रहे हो, जहाँ रिहायशी, व्यावसायिक और औद्योगिक इलाकों को अलग-अलग रंगों से रंगा गया हो। एकदम सही। मतलब एक ही नजर में कोई भी बता सकता है कि अर्थशास्त्र का क्लस्टर फाइनेंस के क्लस्टर से कितना ओवरलैप कर रहा है। हाँ, और इन रंगों के अलावा एक और विजुअलाइजेशन है जो शोधकर्ताओं के बीच बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। उसे डेंसिटी विजुअलाइजेशन या घनत्व दृश्य कहा जाता है। डेंसिटी विजुअलाइजेशन, वो जो हीट मैप जैसा दिखता है? हाँ, बिल्कुल वही। नेटवर्क व्यू में तो हम बिंदुओं और रेखाओं को देखते हैं, लेकिन डेंसिटी व्यू एक हीट मैप की तरह काम करता है। जो क्षेत्र अकादमिक रूप से बहुत सक्रिय हैं, मतलब जहाँ बहुत ज्यादा शोध हो रहा है, वे हिस्से लाल या पीले रंग में गर्म दिखाई देते हैं। और जहां शोध कम हो रहा है, वे नीले या हरे रंग में ठंडे दिखाई देते हैं। अब सोचिए, एक पीएचडी छात्र के लिए ये किसी खजाने के नक्शे से कम नहीं है। अरे हाँ, वो उन लाल भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों को छोड़कर उन हल्के हरे या नीले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है जो दो बड़े क्लस्टर्स के बीच में मौजूद हैं। एग्जैक्टली, यही वो जगह है जहां रिसर्च गैप छिपा होता है। और एक और बात, अगर किसी को अपने रिसर्च पेपर में पब्लिश करने के लिए एक साफ इमेज चाहिए, तो वो बैकग्राउंड को सफेद कर सकते हैं, या जो घुमावदार लाइनें हैं उन्हें सीधा कर सकते हैं। अच्छा, मतलब प्रेजेंटेशन को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। हाँ, ये इस बात पर निर्भर करता है कि कोई डेटा को कितनी स्पष्टता से प्रस्तुत करना चाहता है। चलिए, ये तो बात हो गई कि ये मैप कितना शानदार है और ये हमें क्या-क्या दिखा सकता है। राइट। लेकिन ये सब तो बाद की बात है ना? हाँ, डेटा भी तो चाहिए। वही तो। वीओएस व्यूअर अपने आप में कोई सर्च इंजन तो है नहीं। ये इंटरनेट पे जाके खुद से पेपर नहीं पढ़ता। इसे चलाने के लिए कच्चे माल की जरूरत होती है। कच्चे माल की, यानी रॉ डेटा की। हाँ, तो किसी भी शोधकर्ता को पहले स्कोपस, वेब ऑफ साइंस, पबमेड या डायमेंशंस जैसे भारी भरकम डेटाबेस से डेटा निकालकर इस सॉफ्टवेयर को खिलाना पड़ता है, जिसके लिए अक्सर इंस्टीट्यूशनल ईमेल आईडी की भी जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, और ये कदम इस पूरी प्रक्रिया की दिशा तय करता है। अगर हम स्कोपस का उदाहरण लें, तो मान लीजिए कोई ईसीजी सिग्नल क्लासिफिकेशन विषय पर काम कर रहा है। एक काफी स्पेसिफिक मेडिकल और टेक विषय। जब कोई इस टर्म को सर्च करेगा तो उसे 6000 से ज्यादा परिणाम मिल सकते हैं। बाप रे, 6000? हाँ, और इतने बड़े डेटा सेट में बहुत सारा शोर या कह लें नॉइज होता है। इसमें मेडिकल जर्नल्स भी होंगे, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स भी होंगी, और शायद कुछ ऐसे पेपर भी हों जिनका मुख्य फोकस कुछ और ही हो। तो फिर उसे कम कैसे करते हैं? इसीलिए परिणामों को फिल्टर करना होता है। ट्यूटोरियल में दिखाया गया है कि कैसे उसे केवल कंप्यूटर साइंस क्षेत्र और केवल आर्टिकल्स तक सीमित कर दिया जाता है, जिससे 6000 का वो विशाल पहाड़ घटकर सिर्फ 186 अत्यधिक प्रासंगिक पेपर्स तक आ जाता है। 186? वाह। फिर इस परिष्कृत डेटा को एक CSV यानी CSV फाइल के रूप में डाउनलोड किया जाता है, जिसमें साइटेशंस, एब्स्ट्रैक्ट्स और फंडिंग की पूरी जानकारी होती है। ये प्रक्रिया तो उस कॉफी मशीन की तरह हो गई जहां आप बेहतरीन बीन्स को पीसकर एक बहुत ही कड़क और शुद्ध एस्प्रेसो निकालते हैं। बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया आपने। लेकिन देखिए, स्कोपस में तो ठीक है, पर वेब ऑफ साइंस जैसे डेटाबेस के साथ काम करते समय एक बड़ी ही अजीब सी तकनीकी बाधा सामने आती है। वो 500 रिकॉर्ड्स वाली लिमिट। हाँ,
एक ट्यूटोरियल में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट जर्नल के पिछले 10 वर्षों के 2099 पब्लिकेशन खोजे गए। लेकिन अगर आपके पास 2000 पेपर्स का डेटा है, तो आप उसे एक ही बार में डाउनलोड नहीं कर सकते। हाँ, वो एक बार में केवल 500 रिकॉर्ड ही एक्सपोर्ट करने की अनुमति देता है। मतलब आपको पहले 1 से लेकर 500 तक का बैच डाउनलोड करना होगा, फिर 501 से 1000 तक, और इसी तरह आगे बढ़ना होगा। इन्हें टैब डिलिमिटेड प्लेन टेक्स्ट फाइल और फुल रिकॉर्ड्स के रूप में सेव करना पड़ता है, जो कि काफी उबाऊ काम है। वही तो। पहली नज़र में देखने पर 500 रिकॉर्ड्स की ये सीमा मतलब आज के क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई के दौर में बहुत पुरानी और थकाने वाली लगती है। अगर मुझे 10,000 पेपर्स का एनालिसिस करना हो, तो क्या बार बार ये मैन्युअल काम करना पड़ेगा? क्या ये प्रक्रिया शोधकर्ता को मुख्य विषय से भटकाकर क्लर्क के काम में नहीं उलझा देती? आपकी बात बिल्कुल सही है कि डेटा एक्सट्रैक्शन थोड़ा उबाऊ है, लेकिन अगर हम इसके पीछे के तकनीकी कारणों को सोचें तो ये समझ आता है। अच्छा, इसके पीछे भी कोई कारण है? बिल्कुल। वेब ऑफ साइंस या स्कोपस जैसे डेटाबेस बहुत महंगे होते हैं और वे नहीं चाहते कि कोई भी बॉट या स्क्रिप्ट आकर उनके सर्वर से एक ही सेकंड में लाखों पेपर्स का डेटा खुरच लें, जिसे हम डेटा स्क्रैपिंग कहते हैं। ओह, तो ये सुरक्षा के लिए है। हाँ, ये सर्वर को क्रैश होने से बचाने और अपनी बौद्धिक संपदा की रक्षा करने का उनका तरीका है। और अनजाने में ही सही, ये 500 की सीमा शोधकर्ता के लिए एक चेक पोस्ट का काम भी करती है। चेक पोस्ट? वो कैसे? जब आप 10,000 पेपर्स को एक साथ डाउनलोड करने के बजाय छोटे बैच में काम करते हैं, तो आप इस बात को लेकर अधिक सचेत रहते हैं कि आप जो डेटा निकाल रहे हैं वो सही फॉर्मेट में है या नहीं। हाँ, ये बात तो है। क्या उसमें फुल रिकॉर्ड्स शामिल हैं? क्या उसमें रेफरेंस लिस्ट है? क्योंकि देखिए, वीओएस व्यूअर खुद ये नहीं बता सकता कि आपने उसे गलत या अधूरा डेटा दिया है। कंप्यूटर साइंस में कहते हैं ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट। बिल्कुल, कचरा अंदर तो कचरा बाहर। वो तो बस जो आप देंगे उसका नक्शा बना देगा। अगर आपकी सर्च क्वेरी ही गलत थी या आपने किसी महत्वपूर्ण कीवर्ड को छोड़ दिया था, तो आपका पूरा का पूरा विजुअल मैप एक भ्रामक तस्वीर पेश करेगा। साफ और सटीक डेटा सेट चुनना ही इस पूरी प्रक्रिया की नींव है। सही कहा। अब चलिए मान लेते हैं कि हमने वो थका देने वाला डाउनलोडिंग का काम कर लिया, सारा डेटा वीओएस व्यूअर में डाल दिया और उसने हमें वो शानदार रंग बिरंगा कॉन्स्टलेशन या तारों का नक्शा दे दिया। मैप तैयार हो गया। लेकिन जब कोई एक एकेडमिक जर्नल में अपना रिसर्च पेपर सबमिट करता है, तो पीयर रिव्यूअर्स सिर्फ एक रंगीन तस्वीर देखकर तो प्रभावित नहीं होते। बिल्कुल नहीं, उन्हें तो ठोस आंकड़े चाहिए होते हैं। हाँ, उन्हें टेबल्स चाहिए। और यहीं पर इस पूरी प्रक्रिया का एक और दिलचस्प मोड़ आता है। हमें वॉस व्यूअर की इस विजुअल दुनिया से बाहर निकलकर एक्सेल की कतारों और कॉलम वाली दुनिया में जाना पड़ता है। हाँ, एक्सेल का जादू यही काम आता है। ये तो कुछ ऐसा है जैसे वॉस व्यूअर एक क्या कहते हैं, ग्लैमरस शेफ है जो डिश तैयार करता है, लेकिन एक्सेल वो बर्तन धोने वाला या प्रेप कुक है जो किचन को साफ और व्यवस्थित रखता है। बहुत ही दिलचस्प एनालॉजी है। एक्सेल में जाने की ये प्रक्रिया बेसिकली विजुअल डेटा को सांख्यिकीय डेटा में, मतलब स्टैटिस्टिकल डेटा में बदलने के लिए होती है। तो ये करते कैसे हैं? ट्यूटोरियल के अनुसार जब आप को-ऑथरशिप कंट्री यानी विभिन्न देशों के बीच सहलेखन का डेटा वॉस व्यूअर से निकालते हैं, जैसे कि कौन सा देश टॉप पर है और कौन सा नीचे, तो वो एक .txt यानी टेक्स्ट फाइल में सेव होता है। .txt फाइल? हाँ, फिर इस टेक्स्ट फाइल के सारे डेटा को कंट्रोल ए और कंट्रोल सी करके कॉपी किया जाता है और एक्सेल में पेस्ट किया जाता है। पर वो डेटा तो बहुत बिखरा हुआ होगा। बिल्कुल, वो बहुत ही अव्यवस्थित होता है। उसमें बहुत सारे ऐसे कॉलम होते हैं जो विजुअलाइजेशन के लिए तो जरूरी हैं, लेकिन एक रिसर्च पेपर की टेबल के लिए बिल्कुल बेकार हैं। जैसे कि कौन से कॉलम्स? उदाहरण के लिए उसमें आईडी, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं, क्लस्टर होता है। अब ये कोऑर्डिनेट सॉफ्टवेयर को बताते हैं कि स्क्रीन पर किस नोड को कहाँ रखना है, लेकिन एक पीयर रिव्यूअर को इस बात से क्या मतलब कि भारत या चीन का नोड स्क्रीन पर किस पिक्सल पर था। हाँ, उनको तो बस रैंकिंग से मतलब है। तो उन सभी अनावश्यक कॉलम्स जैसे आईडी, एक्स, वाई, क्लस्टर या वेट लिंक, एवरेज पब्लिकेशन ईयर को निर्दयता से डिलीट कर दिया जाता है, राइट? एकदम सही। हमारा लक्ष्य केवल उस रॉ वेट या वजन को खोजना है जो ये साबित करे कि कौन सा देश या लेखक वास्तव में सबसे प्रभावशाली है। फिर इस साफ किए गए डेटा का क्या करते हैं?
सफाई करने के बाद बचे हुए डेटा को हम वेट डॉक्यूमेंट या दस्तावेज के भार के आधार पर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट मतलब बड़े से छोटे क्रम में सॉर्ट करते हैं और फिर कॉलम्स को ऐसे नाम देते हैं जो अकेडमिक दुनिया में पहचाने जाते हों। जैसे ट्यूटोरियल में बताया गया था, टीपी यानी टोटल पब्लिकेशन और टीसी यानी टोटल साइटेशन। हाँ बिल्कुल। और फिर सबसे खास बात आती है रैंकिंग का फॉर्मूला। ओहो, एक्सेल फॉर्मूले। हाँ, एक्सेल में रैंक निकालने के लिए एक फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे इक्वल टू रैंक ब्रैकेट B2, $B2 $B$40, $0। थोड़ा तकनीकी हो गया। मतलब बेसिकली इस फॉर्मूले को ड्रैग करके सभी 40 देशों की रैंक बड़ी आसानी से निकाली जा सकती है। एक्सेल की खासियत यही है कि वो इस भारी भरकम संख्यात्मक डेटा को कुछ ही क्लिक्स में एक व्यवस्थित रूप दे देता है। और फिर अंत में टॉप 20 देशों का डेटा कॉपी करके वर्ड डॉक्यूमेंट में टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट साइज 12 में पेस्ट कर दिया जाता है। और उसकी ठीक नीचे VOS व्यूअर के मैप का वो स्क्रीनशॉट लगा दिया जाता है। बिल्कुल, विजुअल और स्टैटिस्टिक्स का ये कॉम्बिनेशन ही आपके पेपर के दावे को अकाट्य बनाता है। ये तो हो गई सॉफ्टवेयर और एक्सेल की बात, लेकिन इस पूरी तकनीकी प्रक्रिया के बाद एक बड़ा सवाल ये उठता है कि असल दुनिया में इसका क्या उपयोग है। मतलब ये सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पर खेलने वाली कोई वीडियो गेम तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ इस टूल का उपयोग वास्तविक और गंभीर समस्याओं को समझने के लिए कर रहे हैं, जैसे कि हेल्थ साइंस में। हाँ, अगर हम स्वास्थ्य विज्ञान की बात करें तो ये बीमारी के रुझानों और चिकित्सा शोधकर्ताओं के बीच सहयोग को ट्रैक करता है। मान लीजिए कोई मेडिकल रिसर्चर किसी विशिष्ट प्रोटीन का अध्ययन कर रहा है। जब वो साहित्य का नक्शा बनाता है तो उसे उस प्रोटीन वाले लाल क्लस्टर और एक पूरी तरह से अलग न्यूरोलॉजिकल बीमारी वाले क्लस्टर के बीच एक बहुत ही पतली सी रेखा दिखाई दे सकती है। और वो पतली सी रेखा क्या बताती है? वो पतली सी रेखा उन 2 या 3 पेपर्स का प्रतिनिधित्व करती है जिन्होंने इन दोनों के बीच कोई संबंध देखा है। वो अकेला लिंक उस शोधकर्ता के लिए एक नई दवा या इलाज खोजने का शुरुआती बिंदु बन सकता है। यार, ये तो बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण है। इसी तरह सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंसेज में ये टूल दिखाता है कि कैसे समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच पद्धतियों का साझाकरण हो रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसे रिसर्च मेथड्स एक अनुशासन से दूसरे अनुशासन में यात्रा करते हैं। एकदम सही। और इंजीनियरिंग या तकनीकी क्षेत्रों में ये नवाचार मतलब इनोवेशन के रुझानों को ट्रैक करता है। हाँ, अब देशों के सहलेखन का नक्शा देखकर ये बता सकते हैं कि कौन से देश उभरती हुई तकनीकों में, जैसे कि मान लीजिए क्वांटम कंप्यूटिंग या रिन्यूएबल एनर्जी में रणनीतिक साझेदारी बना रहे हैं। ये सिर्फ कागजों का नक्शा नहीं है, ये ग्लोबल पार्टनरशिप्स का नक्शा है। लेकिन इन तमाम खूबियों के बावजूद इस टूल की अपनी कुछ सीमाएं हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसे समझने के लिए बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस की विशेषज्ञता चाहिए। सीमाएं? किस तरह की सीमाएं? सबसे बड़ी सीमा ये है कि अकादमिक शोध लगातार बदल रहा है। ज्ञान कभी स्थिर नहीं रहता। VOS व्यूअर केवल किसी एक निश्चित समय का स्नैपशॉट प्रदान करता है। अच्छा, मतलब जो आज सच है वो कल बदल सकता है? हाँ, जो नक्शा आज आपको एक स्पष्ट तस्वीर दे रहा है वो 6 महीने बाद किसी नई खोज के कारण पूरी तरह से बदल सकता है। इसे हमेशा अपडेट करने की आवश्यकता होती है। और डेटा की गुणवत्ता पर भी तो इसकी अत्यधिक निर्भरता है। बिल्कुल, यदि डेटा बायस्ड है, मतलब अगर आपके द्वारा चुने गए डेटाबेस में किसी खास भौगोलिक क्षेत्र या भाषा के जर्नल शामिल नहीं है, तो आपका मैप भी बायस्ड होगा। पूरा का पूरा क्लस्टर नक्शे से गायब हो सकता है। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि टूल क्रिटिकल थिंकिंग का विकल्प नहीं हो सकता। एकदम सही। ये सिर्फ पैटर्न दिखाता है। उन पैटर्न्स का अर्थ क्या है, ये तय करना हमेशा इंसान का ही काम रहेगा। तो आज की इस चर्चा में हमने एक बहुत ही लंबी लेकिन बेहद उपयोगी यात्रा की है। हमने शुरुआत की थी उस घबराहट से जो सैकड़ों PDF फाइलों को देखकर होती है। फिर हमने देखा कि कैसे VOS व्यूअर एक जिप फाइल के रूप में डाउनलोड होकर अपने टेक्स्ट माइनिंग और क्लस्टरिंग के जरिए उन पेपर्स को आपस में जोड़ता है। हमने नेटवर्क मैप के नोड्स और डेंसिटी व्यू के हीट मैप को समझा और रंगों के महत्व को भी जाना। बिल्कुल, हमने स्कोपस और वेब ऑफ साइंस से डेटा निकालने की चुनौतियों और उस 500 की लिमिट के पीछे के कारणों पर भी बात की। और अंत में हमने देखा कि कैसे ज्ञान का एक नक्शा बनाने के बाद एक्सेल के जरिए उस विजुअल डेटा को एक ठोस पब्लिश होने लायक सांख्यिकीय टेबल में बदला जाता है। ये पूरी प्रक्रिया इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे तकनीक हमारे मानसिक बोझ को कम कर सकती है। यह हमें डेटा को छांटने के उबाऊ काम से निकालकर
सीधे विश्लेषण और सोचने वाले हिस्से पर ला खड़ा करती है। जो कि किसी भी शोध का असली उद्देश्य है। बिल्कुल। तो इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसे विचार के साथ सभी को छोड़ना चाहता हूं जो शायद इस टूल की मौजूदा क्षमताओं से एक कदम आगे की बात है। क्या विचार है? हमने बात की कि VOS व्यूअर एक हिस्टोरिकल स्नैपशॉट है। ये हमें वो तारों का नक्शा दिखाता है जो पहले ही ज्ञान के आसमान में बन चुके हैं। लेकिन जरा सोचिए, जिस तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास हो रहा है, क्या ऐसा समय आ सकता है जब AI और बिब्लियोमेट्रिक्स मिलकर भविष्य की भविष्यवाणी कर सकें? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। मतलब क्या वे मौजूदा तारों की गति, शोध के रुझान और क्लस्टर्स के फैलाव का विश्लेषण करके ये बता पाएंगे कि अगले 5 सालों में कौन सा नया विषय पैदा होने वाला है? क्या हम भविष्य के शोध का नक्शा उसके लिखे जाने से पहले ही तैयार कर सकते हैं? अगर ऐसा हुआ तो ये रिसर्च की दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। बिल्कुल। जो भी लोग आज अपने विषय के उस विशाल आसमान को नेविगेट कर रहे हैं, शायद उनका अगला बड़ा कदम उसी अदृश्य तारामंडल को खोजना हो।